Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Shah Group Education Channel. This is your biology class, and I am your teacher, Sarumer Hori. स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। आज इस चैप्टर का आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इंसान का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें, और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इंसान का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसका काम क्या है। देखिए, इंसान के जिस्म में एक बहुत ही वेल डेवलप सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम का काम दो है। एक, हवा को, जो आपके इर्द गिर्द हवा है, एयर है, उसको जिस्म के अंदर लाना, ठीक है। और दूसरा काम, जिस्म के अंदर लाकर फिर उस एयर के साथ गैस एक्सचेंज करना। इन दोनों कामों के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखें, इस चैप्टर के शुरुआत के लेक्चर में ये बात की जा चुकी है कि इंसान जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है और इस प्रोसेस के लिए उसको ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो ह्यूमन जो है उसे निकालता है। अब ह्यूमन का रिस्पायरेटरी मीडियम एयर होता है। हम अपने माहौल में मौजूद एयर के साथ गैस एक्सचेंज करते हैं। हमारे इर्द गिर्द एयर जो है इसमें होती है ऑक्सीजन। हम इस एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस एयर में डाल देते हैं। लेकिन जाहिर बात है, एयर में से ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है तो पहले आपने इस एयर को जिस्म के अंदर लाना है, ठीक है। पहले ये आपके एनवायरनमेंट में मौजूद एयर जिस्म के अंदर आएगी और जब ये एयर जिस्म के अंदर आ जाएगी तो फिर अब आपकी बॉडी में ब्लड होता है, खून। आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो इस एयर के साथ गैस एक्सचेंज करता है। ब्लड में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिफ्यूज होके एयर में आ जाती है और एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है। गैस एक्सचेंज जब हो जाएगा तो फिर इस एयर को आपका जिस्म बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये सारा काम अपने एनवायरनमेंट की एयर को जिस्म के अंदर लाना, फिर ब्लड और एयर में गैस एक्सचेंज करना और फिर उस एयर को वापस बाहर निकालना, इन सारे कामों के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में होता है उसको कहते हैं हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। सो इन सिंपल टर्म्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम का दो काम है, ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज। अब इस रिस्पायरेटरी सिस्टम को फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग का अमल क्या कहलाता है। ब्रीथिंग का एक और नाम होता है वेंटिलेशन। मैंने अभी आपको बताया कि इंसान सिर्फ रिस्पायरेशन करता है, इंसान को ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। साथ साथ ये भी बताया कि इंसानों के लिए जो रिस्पायरेटरी मीडियम है वो एयर है। अब आपके एनवायरनमेंट में मौजूद जो एयर है, इससे अगर आपको गैस एक्सचेंज करनी है तो पहले इस एयर को जिस्म के अंदर लाना है। अंदर कहाँ तक लाना है? लंग्स तक लाना है। तो फिर आप क्या करते हैं, हवा को, आपके एनवायरनमेंट की हवा जो है उसको खींच कर लंग्स तक ले आते हैं और फिर जब एयर आपके लंग्स में आ जाती है तो फिर ब्लड के साथ गैस एक्सचेंज होता है। ब्लड और एयर के दरमियान गैस एक्सचेंज होगा, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है इसे फिर आप अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ये जो हवा को हम अपने लंग्स तक लेकर गए हैं, अपने एनवायरनमेंट की एयर को अंदर लंग्स तक लेकर जा रहे हैं और फिर लंग्स में मौजूद जो हवा है उसको बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि एयर को अंदर लाना लंग्स तक या लंग्स में मौजूद एयर को बाहर निकालना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आप जो सांस अंदर ले रहे हैं और जो आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इन दोनों को कहते हैं ब्रीथिंग। हवा को अंदर लाना, लंग्स तक लेकर जाना या फिर लंग्स में मौजूद हवा को बाहर निकालना, इट इज कॉल्ड वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, टेकिंग एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग। अब ब्रीथिंग की दो फेसेस होती है, दो हिस्सों में ब्रीथिंग होता है। पहला फेस कहलाता है इंस्पायरेशन
इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। और दूसरा फेस कहलाता है एक्सपायरेशन, इसको आप एक्सलेशन भी कहते हैं। तो इन दो फेसिस में पूरी ब्रीथिंग होती है। इंस्पायरेशन, इन मतलब होता है अंदर, तो इंस्पायरेशन और इनहेलेशन में ये पहला फेस होता है। आप अपने एनवायरनमेंट की एयर को नाक के जरिए एंटर करके लंग्स तक लाते हैं। हवा को नाक में से एंटर करा के लंग्स तक ले जाना इंस्पायरेशन कहलाता है। ये पहला फेस होता है। और फिर दूसरा फेस होता है जी एक्सपायरेशन, एक्सीलेशन भी कहलाते हैं। अब लंग्स में मौजूद जो एयर होती है उसको बाहर निकालना, नोस्ट्रिल्स के जरिए, नाक के जरिए उसको बाहर निकाल देना, एक्सपायरेशन कहलाते हैं। तो ये दो फेसेस होती है। तो हवा को अंदर और बाहर करना ब्रीथिंग कहलाता है, जिसमें पहली फेस इंस्पायरेशन है, हवा को अंदर लाना इंस्पायरेशन, और हवा को बाहर निकालना एक्सपायरेशन। तो हमने पढ़ा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम दो काम करता है, उसमें से पहला काम ये है ब्रीथिंग। अभी आपको शुरू में बताया कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो जॉब्स हैं, ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज। तो पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम यही काम करेगा, पहले वो इंस्पायरेशन करेगा। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम सबसे पहले इंस्पायरेशन करता है, हवा को लंग्स तक लाता है। फिर उसके बाद होता है गैस एक्सचेंज, ब्लड और एयर के दरमियान, और फिर एक्सपायरेशन करते हैं, हवा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम फर्स्ट परफॉर्म इंस्पायरेशन, देन गैसियस एक्सचेंज एंड देन एक्सपायरेशन। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम और उसका काम हो गया। अब देखते हैं जी कि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा बना हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, हर पार्ट का क्या पर्टिकुलर काम होता है। तो ये आपकी बॉडी का रिस्पायरेटरी सिस्टम है। नाक से ये हमारे शुरू होता है और हमारे सीने, जिसको हम थोरैकिक रीजन कहते हैं, यहाँ तक महदूद है, यानी अपर पार्ट में है। ये हमारे नाक से शुरू हो रहा है और चेस्ट तक ये पहुंच रहा है। ये है जी हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, फ्रॉम नोज अप टू द चेस्ट रीजन। इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में, या यूं कह लें कि आप रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो लंग्स से ऊपर ऊपर का पार्ट होगा, लंग्स यानी कि गले से ऊपर का पार्ट, इसको हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। और फिर गले से जो नीचे का पार्ट होगा उसको हम कहेंगे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। यानी कि यहाँ तक का जो है, यहाँ तक का ऊपरी हिस्सा जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो कहलाएगा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और यहाँ से जो नीचे तक का ये सारा पोर्शन है ये कहलाता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट हैं जी? सबसे पहले ये तो छोटे छोटे सुराग होते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अभी मैं इनकी जरा आपको डिटेल देता हूँ, पहले जरा पार्ट्स के नाम बता दूँ। सो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहला पार्ट होता है नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद ये एक छोटी सी कैविटी होती है, इसको हम कहते हैं नसल कैविटी। फिर बैक नसल कैविटी का दूसरा सिरा है वो फेरिंग्स से जुड़ जाता है। फिर फेरिंग्स से स्टार्ट होता है लैरिंग्स। ये है जी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के चार पार्ट्स, नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद आया नसल कैविटी, उसके बाद आया फेरिंग्स, उसके बाद आया लैरिंग्स। और फिर अब लैरिंग्स के बाद लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एक तो लैरिंग्स के बाद एक ये पाइप होता है, गले से होता हुआ चेस्ट तक जाता है, ट्रैकिया कहलाता है। चेस्ट में आके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, नजर आ रहा होगा आपको। ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ताकि दोनों लंग्स में एंटर हो सके। इन एक को हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकस, दूसरी को हम कहते हैं राइट ब्रोंकस। फिर ये ब्रोंकस हमारे लंग्स में एंटर हो जाती हैं। एंटर होने के बाद ये हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं, अंदर जाती है ना, जैसे स्टेम बहुत सारी ब्रांचेस बना लेता है, इसी तरह ये ब्रोंकस जैसी लंग्स में एंटर होती है तो इनमें ब्रांचिंग्स होना शुरू हो जाती है। ये काफ़ी ब्रांच होकर पूरे लंग्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और फिर हर ब्रांच के आखिर में लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस की ब्रांचेस बनेंगी उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और हर ब्रोंक्यूल्स के आखिर में ऐसे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक। आपकी जो एयर ब्रीथिंग के जरिए एंटर हो रही है, नाक से होती हुई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होती हुई, ब्रोंकस से होती हुई, दोनों लंग्स में जाएगी। और लंग्स में जाने के बाद वो अंदर वही जो मैंने आपको बताया ना ब्रांचेस है, उन्हीं ब्रांचेस में वो ट्रैवल करेगी। ट्रैवल करने के बाद वो इन स्ट्रक्चर्स में आ जाती है। ये वो मकाम है एल्वियोलाई जहाँ से आगे एयर नहीं जाएगी। आपकी एयर यहाँ नोस्ट्रिल से एंटर हुई, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होती हुई, अब ये दोनों ब्रोंकस के जरिए दोनों लंग्स में डिवाइड हो गई। अब लंग्स के अंदर ये ब्रोंकस जो है बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, ये नजर आ रही होंगी आपको ब्रांचेस, इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स।
हर ब्रोंक्यूल के आखिर में देखें एक एल्वुलाई लगा हुआ है, तो एल्वुलाई में आ जाती है। एल्वुलाई हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस है। आपको बता चुका हूँ इसी चैप्टर में कि जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है ना, उस सरफेस को हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। तो अब एल्वुलाई से आगे गैस नहीं जाएगी, एल्वुलाई में ही रहेगी और यहीं पर गैस एक्सचेंज होगा। तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम दो रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास है नोस्ट्रिल्स, नसल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। जबकि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास है ट्रैकिया के बाद है ब्रोंकस, फिर उसकी लंग्स में एंटर होती है, ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड होती है, ब्रोंक्यूल्स बनती है और फिर ब्रोंक्यूल्स के आखिर में होता है एल्वुलाई। नाउ लेट्स सी हाउ दिस ईच पार्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन। क्या कौन कौन से पार्ट में क्या क्या काम करना है, किस तरह हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम काम करता है। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं जी। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो बिल्कुल पहला पार्ट है वो ये है जी, नोस्ट्रिल्स कहलाते हैं। आपने देखा होगा नोस में नीचे की तरफ ये दो छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन सुराखों को हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। जो आपका रिस्पायरेटरी मीडियम यानी एयर जो है वो इन नोस्ट्रिल्स के जरिए अब आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है। इन नोस्ट्रिल्स के बाद जो नेक्स्ट रीजन आ रहा है, ये पूरा नोस्ट्रिल से एंटर होने के बाद जो ये पीछे है, ये हमारे जो मुंह होता है उसके ऊपर की तरफ ये पोर्शन पाया जाता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं नसल कैविटी। नसल कैविटी के 3 हिस्से होते हैं। ये जो शुरुआत का हिस्सा है यानी नोस्ट्रिल्स के फौरन बाद जो छोटा सा रीजन है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। इस वेस्टिब्यूल में छोटे छोटे से हेयर्स मौजूद होते हैं और इन हेयर्स का काम होता है कि जो हवा आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर हुई है उसमें डस्ट होंगे, माइक्रोब्स होंगे, उन डस्ट और उन माइक्रोब्स को ट्रैप करना, रोकना, ताकि एयर क्लीन हो जाए। जो बाल होते हैं वो डस्ट को रोक लेते हैं और जो सेल्स होते हैं उनमें छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं, वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वेस्टिब्यूल होता है। फिर वेस्टिब्यूल के बाद ये जो हिस्सा है नसल कैविटी का ऊपरी हिस्सा है, ये आंखों की तरफ, इस हिस्से को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। यहाँ सेंसरी सेल्स होते हैं और इनका काम होता है कि जो आपकी हवा आई है उसको सेंस करना कि उसकी स्मेल क्या है, खुशबू है कि बदबू है, वो सेंस ऑर्गन के तौर पर ये काम कर रहा होगा, ऑल्फैक्टरी रीजन। और तीसरा और बड़ा हिस्सा है जी रिस्पायरेटरी रीजन नसल कैविटी का। नसल कैविटी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है रिस्पायरेटरी रीजन। आपकी एयर नोस्ट्रिल से होती हुई वेस्टिब्यूल से आई, वेस्टिब्यूल में इसमें से डस्ट और माइक्रोब्स जो है वो छट गए, आपकी एयर साफ हो गई। अब रिस्पायरेटरी रीजन जो होता है, यहाँ होती है जी बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज और उन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मौजूद होता है। सो अब आपकी एयर जब इस रिस्पायरेटरी रीजन से एंटर होके गुजर रही होगी तो अब वो जो ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड है वो आपकी एयर को मॉइस्ट और वार्म कर देगा और आपकी एयर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये जी नसल कैविटी का काम। ना सिर्फ नसल कैविटी ने हवा, एक तो नोस्ट्रिल्स के जरिए हवा एंटर हुई, फिर नसल कैविटी ने आपकी एयर में से डस्ट भी साफ कर दी है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं माइक्रोब वगैरह उनको भी जो है वो ट्रैप कर लिया, रोक लिया, आपकी एयर क्लीन हो गई। सेंस भी कर लिया आपने कि आपकी एयर जो है वो कैसी है, खुशबू है कि बदबू है। और फिर रिस्पायरेटरी रीजन में मौजूद ब्लड कैपिलरीज के जरिए आपकी एयर जो है वो वार्म हो गई, मॉइस्ट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, अब जहाँ एयर एंटर होनी है उस रीजन को जो फॉरन नसल कैविटी के बाद आ रहा है, फेरिंग्स कहलाता है। ये फेरिंग्स वो पार्ट होता है जो नोस्ट्रिल्स यानी नसल कैविटी के साथ साथ आपकी जो ओरल कैविटी है यानी जो मुंह का हिस्सा है उससे भी कनेक्टेड है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसको पढ़ा है। ये वो रीजन है जो नसल कैविटी से भी कनेक्ट है और ओरल कैविटी से भी कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स में ओरल कैविटी से फूड भी एंटर होगा और नसल कैविटी से एयर भी एंटर होगी और फिर ये आगे गाइड करता है जी कि फूड जो है वो एसोफेगस में चला जाए और जो एयर है वो लैरिंग्स की तरफ जाए। ये जो नसल कैविटी है, सॉरी ये जो फेरिंग्स है, इसके 3 हिस्से हैं। जो हिस्सा नसल कैविटी की तरफ है उसको नेसोफेरिंग्स कहते हैं। जो हिस्सा फिर नेसोफेरिंग्स के बाद आता है जहाँ पर से ओरल कैविटी भी कनेक्ट हो रही है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और फिर वो हिस्सा जहाँ से फिर इसमें से 2 रास्ते निकल रहा है, एक लैरिंग्स की तरफ और एक एसोफेगस की तरफ, उस हिस्से को हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 हिस्से हो गए। जो नसल कैविटी से कनेक्ट है नेसोफेरिंग्स कहलाएगा
जो ओरल कैविटी से कनेक्ट है वो ओरोफेरिंक्स कहलाएगा, और जो लैरिंक्स और ट्रैकिया से कनेक्ट है उसको हम लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। अब इसका काम जरा और से देख लेगा। पहले ही बता चुका हूँ यह एसोफेगस और लैरिंक्स से कनेक्ट है। पहले बता चुका हूँ कि फेरिंक्स से दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। आपके जो नसल कैविटी है जहाँ से एयर आ रही है वो भी कनेक्ट है, और आपकी जो ओरल कैविटी है जहाँ से फूड आता है वो भी कनेक्ट है। लिहाजा ओरल कैविटी से जो आप फूड खाते हैं वो आपके ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में आ जाता है। अब यहाँ नीचे की तरफ एक पतला सा वॉल होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। फूड जो एंटर हुआ है वो एपिग्लोटस को पुश करता है और आपका जो लैरिंक्स है वो ढक जाएगा, और फूड जो है वो एसोफेगस की तरफ निकल जाएगा। कितना बेहतरीन निज़ाम है। जो फूड आ रहा था आपकी ओरल कैविटी से, उसने क्या करा, लैरिंक्स के ऊपर एक वॉल है एपिग्लोटस, उसको पुश कर दिया और लैरिंक्स उस वॉल से ढक गया। इससे क्या हुआ, आपका जो फूड है वो प्रॉपर रास्ते पर चला गया, एसोफेगस में चला गया। अगर ये माजरा नहीं होता, एपिग्लोटस नहीं होता, तो फिर फूड हमारे सांस की नाली में भी जा सकता था। ये तो फूड का रास्ता होता है। जब ओरल कैविटी से फूड आता है तो एपिग्लोटस पुश होकर लैरिंक्स को ढक देता है, और फूड जो है वो फेरिंक्स से होता हुआ एसोफेगस में चला जाता है। और अगर आपकी नसल कैविटी में से एयर आ रही है तो फिर एपिग्लोटस खुला रहता है, और जो एयर है वो डायरेक्ट आपकी लैरिंक्स में एंटर हो जाती है। ये फेरिंक्स का रूल हो गया। अब उसके बाद फेरिंक्स से होती हुई एयर जो है वो अब आपके नेक्स्ट पार्ट में आई, जिसको हमने नाम दिया था लैरिंक्स का। ये जो नीचे आपको ट्रैकिया नजर आ रहा है, ये जो है पूरा पाइप ट्रैकिया, इसकी ये ओपनिंग कहला रही है लैरिंक्स, यानी उसका स्टार्टिंग इनिशियल रीजन जो है उसको हम कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स में ऐसे तो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं जी। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल स्टोमेटा की तरह ना, ये ओपन क्लोज होते रहते हैं। जब ये ओपन क्लोज होते रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, वाइब्रेशन पैदा होती है और उससे हमारी वॉइस बनती है, आवाज़ बनती है। तो लैरिंक्स का रोल आवाज़ पैदा करने के लिए है, लिहाजा लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। बहरहाल जब एयर एंटर हो रही होती है तो लैरिंक्स ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स हैं ये सेपरेट हुए हुए होते हैं। एयर जो है वो लैरिंक्स से होती हुई ट्रैकिया में आ जाती है। ट्रैकिया एक खाली अंदर से खाली पाइप है, एयर जो है इसमें से एंटर होके आपके चेस्ट तक आ रही है। इस ट्रैकिया में ऐसे सी शेप के ना कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। ट्रैकिया के अंदर हड्डियां नहीं, कार्टिलेजेस, जो कि जरा नरम हड्डियां होती है, सॉफ्ट इलास्टिक टाइप की बोन्स होती है, ऐसी कार्टिलेजेस लगी हुई होती है ट्रैकिया के अंदर, जिससे ट्रैकिया कोलैप्स होने से बचता है। अगर ये कार्टिलेजेस ना हो तो ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स हो जाए और हम मर जाए। फिर ट्रैकिया नीचे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है चेस्ट रीजन में आके। एक कहलाता है लेफ्ट ब्रोंकस, एक कहलाती है राइट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, राइट ब्रोंकस राइट लंग्स के जरिए एंटर हो जाती है। तो अब जो एयर आ रही थी आपकी फेरिंक्स से, पहले वो लैरिंक्स को क्रॉस करी, फिर ट्रैकिया में से होती हुई ब्रोंकस में आ गई। याद रखिएगा ट्रैकिया जो है उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस से रिलीज करते हैं। तो अब जो एयर आ रही है उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल रह जाता है तो म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है और एयर आपकी फर्दर क्लीन हो जाती है। ट्रैकिया जब नीचे चेस्ट की तरफ आया तो इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में वो डिवाइड हो गया, ब्रोंकस कहलाता है, और दोनों ब्रोंकस लंग्स में एंटर हो गए। अब ये लंग्स के अंदर जाके ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होके लंग्स के अंदर एक नेटवर्क बना देती है। डायग्राम देख लीजिएगा, ब्रोंकस लंग्स में एंटर हुई, डिवाइड हुई, डिवाइड हुई, डिवाइड हुई, बहुत सारी डिवाइड हुई और एक नेटवर्क बन गया। फिर उस नेटवर्क में जो सबसे छोटी ब्रोंकस होती हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में देखें तो ये ब्रोंकस, ये ट्रैकिया है, ये जब डिवाइड हुआ ब्रोंकस, फिर जो पहली ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम टर्शरी ब्रोंकस कहते हैं। ऐसे ब्रोंकस डिवाइड होती जाती है और बिल्कुल आखिरी ब्रांचेस जो है ब्रोंक्यूल्स कहलाती है, बिल्कुल फाइन होती है, पतली पतली होती है, ब्रोंक्यूल्स कहलाती है। ये सारा माजरा लंग्स में हो रहा है। अब ये ब्रोंक्यूल्स के आखिर में, हर ब्रोंक्यूल के आखिर में जितने भी ब्रोंक्यूल्स बनी होंगी सबके आखिर के अंदर एक ये एल्व्यूलाई लगे हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई।
ये बलून की तरह होते हैं। बलून आपने देखा होगा खाली होता है अंदर से, जब आप उसमें हवा भरें तो उसका साइज बढ़ जाता है, हवा अंदर कैद हो जाती है। फिर आप अगर बलून के साइज को कम कर देंगे तो हवा रिलीज हो जाएगी। ये बिल्कुल बलून टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। जो एयर आपकी ट्रैकिया से आई वो ब्रोंकस में चली गई थी, ब्रोंकस से वो ब्रोंक्यूल्स में आ गई थी, और फिर ब्रोंक्यूल्स से होती हुई वो इन एल्विलाई में भरना शुरू हो जाती है। जैसे एल्विलाई में भरना शुरू हो जाती है, एल्विलाई का साइज बढ़ जाता है। फिर एल्विलाई जब दबेगा तो यह हवा फिर इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो एल्विलाइज मिलियंस की तादाद में होते हैं लंग्स के अंदर, मिलियंस की तादाद में, बलून की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। ब्रोंक्यूल्स में से एयर आई है वो एल्विलाई में आ जाती है। एल्विलाई रिस्पायरेटरी सरफेस होता है इंसान का, यहाँ से आगे गैस एयर जो है वो नहीं जाएगी, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। अब ये एल्विलाई के अंदर का तो मैं आपको माजरा बता चुका हूँ, अंदर से खाली है, ब्रोंकियल ट्यूब जो है वो इसमें आकर ख़त्म हो रही है। तो एल्विलाई के अंदर फिर ब्रोंकियल ट्यूब से जो हवा आ रही होगी वो एल्विलाई में भर जाती है। जबकि एल्विलाई की बाहर की सरफेस देखें आप, तो आपको एल्विलाई पर ब्लड कैपिलरीज का जाल बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो नेटवर्क पूरे ब्लड कैपिलरीज का पूरे एल्विलाई में फैला हुआ है, इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड होता है। तो अब एल्विलाई के अंदर दोनों चीजें आ गई। इस डायग्राम को देखें, ये है जी ब्रोंक्यूल और ये है एल्विलाई। ये हवा आ गई है जी इस एल्विलाई के अंदर, और ये जो बाहर की तरफ ये सी शेप बना हुआ है ये ब्लड कैपिलरी है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। सो अब इस एल्विलाई के अंदर ना गैस एक्सचेंज होगा। अब जो एल्विलाई में एयर भरी हुई है उस एयर में से ऑक्सीजन निकलेगी और ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो डिफ्यूज होकर एल्विलाई को क्रॉस करेगा और इस एयर में शामिल हो जाएगा। इस एनिमेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि एयर से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में शामिल हो रही है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एयर में शामिल हो रहा है। तो गैस एक्सचेंज भी हो गया। तो यहाँ इंस्पायरेशन भी हो गया, हवा लंग्स तक आ गई, गैस एक्सचेंज भी हो गया, ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में डाल दी और एयर ने अपनी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डाल दी। अब जो एल्विलाई में एयर मौजूद है उसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपने इस गैस को, इस एयर को एक्सपायर करना, बाहर निकालना, एक्सपायरेशन करना। तो रास्ता यही है जी, इसी रास्ते के जरिए अब वो एयर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब पहले ये एल्विलाई से इन ब्रोंक्यूल्स में आ जाएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स से होती हुई ब्रोंकस में आएगी, फिर ब्रोंकस से ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फेरिंक्स, फेरिंक्स से फिर वापस उसी नोस्ट्रिल से बाहर। यानी जिस रास्ते से आई है बस अब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और अब वो हवा जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। सो ये था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमने ना सिर्फ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम देखा, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा, ब्रीथिंग की जो दो फेसिस होती हैं वो भी पढ़ा, और हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरे स्ट्रक्चर को उसके फंक्शंस के साथ स्टडी करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।